हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने जो टॉर्शन का टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने टॉर्शन क्या होता है पढ़ा, टॉर्शन इक्वेशन देखा, टॉर्शन शियर स्ट्रेस क्या होता है वो भी समझा, ठीक है। फिर हम लोगों ने हॉलो शाफ्ट के बारे में समझा, पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, शाफ्ट इन सीरीज, पैरेलल एंड स्टैटिकली इंडिटरमिनेट शाफ्ट, हॉलो और सॉलिड शाफ्ट का कंपैरिजन, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रीफ में काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बहुत से कंसेप्ट्स डिलीवर किए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। नाउ आगे के हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पार्ट के टॉर्शन के वो देखेंगे, और कुछ कंसेप्ट जो है अच्छे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग समझने वाले हैं, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। हर एक मिनट इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो स्टार्टिंग से एंड तक की वन सेटिंग में सिंगल स्ट्रेच में देखना और नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा, उसमें हमको बोला जा रहा है अ सॉलिड सर्कुलर बीम, एक सर्कुलर बीम को बोल दिया, मतलब शाफ्ट है बेसिकली। अ सॉलिड सर्कुलर बीम ऑफ रेडियस 0.25 मीटर एंड लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 20 किलोन्यूटन मीटर अबाउट द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इसमें डायग्राम आप देख पाएंगे, ठीक है। आपके पास प्रिंट आउट होगा, ऐसा मैं पूरा एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। विच इज़ द ओनली लोड एक्टिंग एज शोन इन फिगर। तो एक ही लोड इसमें लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। द शियर स्ट्रेस कंपोनेंट टाउ एक्स वाई एट पॉइंट एम इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड इज, ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास जो यहाँ पर शाफ्ट है, इस तरह से शाफ्ट दे रखा है, दिस इज अ शाफ्ट, ठीक है। इसमें एक ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है अबाउट दी जेड डायरेक्शन, इस तरह से जेड डायरेक्शन है इसका, दिस इज द जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अबाउट इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज 20 किलो न्यूटन मीटर का जो ट्विस्टिंग मोमेंट है या कह लीजिए टॉर्क है वो एक्ट कर रहा है। दिस इज द जेड डायरेक्शन, दिस इज द जेड डायरेक्शन। क्लियर बात है। नाउ दिस इज जेड डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो डायरेक्शंस हैं वो इस तरह से लिए गए हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन कौन से प्लेन मारा है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, ओके। और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन जैसे आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हो, सो दिस विल बी दी जेड एक्सिस। आपकी तरफ आते हुए ये जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो बेटा ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो हमारा जेड एक्सिस बन गया, ठीक है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो जेड एक्सिस जो है विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, तो मैं इस क्रॉस सेक्शन को, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को किस नाम से पुकार सकता हूं? अब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो है हमारा जेड फेस है, जेड फेस है। क्या बोल सकता हूं? जेड फेस है। सो द ट्विस्टिंग मोमेंट विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ट्विस्टिंग मोमेंट है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इन जेड फेस लाइक दिस 20 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर बात है। तो ये कौन से फेस में कैरी कर रहा है? क्रॉस सेक्शन प्लेन में है, ऑब्वियसली बात है, इट इज जेड फेस पे। तो जो किसी भी पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस आएगा, बेसिकली वो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होगा, दैट विल बी ऑन द जेड फेस। उस पॉइंट के, उस एलिमेंट के, अगर आप एक 3D एलिमेंट लेते हो किसी भी पॉइंट पर, यहां पर किसी भी पॉइंट पर, तो ये वाला जो फेस है उसका, उस एलिमेंट का ये वाला जो फेस होगा, जैसे कि आप यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम जो दिया हुआ है यहां पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे दे रखा है। तो जैसे कि एलिमेंट लेते हो आप लोग इस तरह से, अब इसका डायग्राम बना देता हूं थोड़ा बड़ा करके। तो दिस इज द एलिमेंट, 3D एलिमेंट ले दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया 3D एलिमेंट, यहाँ पर इस तरह से ऐसा बड़ा सा ऐसे एलिमेंट ले दिया मैं ऐसा, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, ये हो गया इसका x डायरेक्शन, ये हो गया बेटा इसका y डायरेक्शन, ये हो गया इसका z डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो z डायरेक्शन है, इस वाले फेस के, इसके इस वाले फेस पर इस तरह से टॉर्क आ रहा है। तो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है इस पॉइंट m के, इस पॉइंट m के इस वाले फेस पे आ रहा है। ये वाला फेस कौन सा फेस होगा? देखो ये वाला फेस कौन से, ये वाला फेस जो है, इस फेस के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है ना। इस वाले फेस के परपेंडिकुलर, ये वाला जो फेस मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये वाला जो फेस मैंने ड्रॉ किया, दिस फेस इज विच फेस? दिस इज जेड फेस। कौन सा फेस है? जेड फेस है, दिस इज जेड फेस, है ना, जेड फेस है ये वाला, ये जो है वो जेड फेस है, ठीक है, पॉइंट एम पे। तो ये जेड फेस है। नाउ एज द टॉर्क इज एक्टिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस आना चाहिए। शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन
जो टॉर्क है उसके करस्पॉन्डिंग होगा। अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है सो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मैं रिप्रेजेंट करता हूं दैट शुड बी हैविंग द सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ द टॉर्क। तो इफ द टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज सो एट एनी पॉइंट अगर मैं शियर स्ट्रेस शो करूंगा सो द शियर स्ट्रेस शुड आल्सो हैव द सेम सेंस ऑफ रोटेशन। सो द सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन सी दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर इस तरह से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस तरह से आपने टॉर्शनल स्ट्रेस ड्रॉ कर दिया। नाउ इट इज ऑन जेड फेस, ये जेड फेस पे आ रहा है, देखो एलिमेंट के आपके एम जो एलिमेंट है इस एम एलिमेंट के जेड फेस पे आ रहा है ना, ये जेड फेस पे आ रहा है एम के जेड फेस पे आ रहा है। और डायरेक्शन कौन सा है इसका, देखो ये देखो डायरेक्शन मैच करो, वाई डायरेक्शन है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज टाउ जेड वाई, टाउ जेड यानी कि जेड फेस पे वाई डायरेक्शन पे है। तो बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा जेड का, इसका टाउ जेड वाई का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा टाउ वाई जेड, वाई फेस में जेड डायरेक्शन में। सो यहां पर आपने एक ही इकलौता लोड लग रहा है बोला है क्वेश्चन में, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है 20 किलोन्यूटन मीटर का, और वहां पर उसी के कारण बस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा। सो पॉइंट एम जो कि यहाँ पर टॉप सरफेस पे, यहाँ पर टॉप सरफेस पे टॉप वाले पॉइंट पे है, तो उसमें जो शियर स्ट्रेस आ रहा है दैट विल बी ऑन द जेड फेस ऑफ द एलिमेंट एट पॉइंट एम। पॉइंट एम पे जो एलिमेंट मैंने लिया है उस एलिमेंट के जेड फेस पे होगा, क्योंकि हमारे पास जो शियर स्ट्रेस है दैट इज ओनली इन जेड फेस। तो जो टॉर्क के कारण जो शियर स्ट्रेस आ रहा है दैट विल बी ऑन द जेड फेस ऑफ एनी एलिमेंट, कहीं पर भी लो, कहीं पर भी लो, सिर्फ और सिर्फ उसके जेड फेस पे ही अप्लाइड टॉर्क आएगा। नाउ अब इसका जेड फेस पे है ना करस्पॉन्डिंग टू द ट्विस्टिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन में हमारा शियर स्ट्रेस आ गया टाउ जेड वाई। तो उसका जो वाई फेस है उस पे क्या मिल गया हमको, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया टाउ वाई जेड। नाउ और कोई चीज पॉसिबल है क्या, अब नहीं। तो यहां पर आप देखोगे एट पॉइंट एम, देखोगे यहां पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, दिस इज स्ट्रेस फ्री। तो यहां पर हमको पूछा गया है टाउ एक्स वाई पूछा गया। कई लोग क्या करेंगे मालूम, टाउ एक्स वाई के लिए सीधा 16t/πd³ लगा करके आंसर भी दे देंगे, जो कि गलत है। तो टाउ एक्स वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 0। एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में कुछ आया क्या, नहीं आया। एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं आया, तो ये जो टाउ एक्स वाई है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें चीज लेकर के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पॉइंट एम एन यहाँ ले लूँ, यहाँ कोई एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ एन पॉइंट एक ले लूँ, तो पॉइंट एन के लिए भी आप बात कर सकते हो। वीडियो को पॉज करना और खुद सॉल्व करके देखना और पहले आंसर बताना कि सर ये आंसर आ रहा है एन पे, उसके बाद वीडियो में आगे मैंने उस पर बात की हुई है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो टाउ एक्स वाई है वो 0 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एन की। तो मैंने एन यहाँ पर ले लिया, इस तरह से एन ले लिया मैंने। ठीक है, इस तरह से मैंने पॉइंट एन यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो ये जो एन है इस पे मैंने इस तरह से एलिमेंट ले लिया। नाउ सेम जो एलिमेंट में यहाँ पर 3D एलिमेंट ड्रॉ किया था, मैं वैसा ही सेम टू सेम एक एलिमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एन के लिए भी लो, इस तरह से एन के लिए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दिस इज नाउ ये हो गया इसका डिफरेंट डायरेक्शंस। ये हो गया आपके पास z, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया आपके पास y डायरेक्शन। ठीक है, z डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन हो गया। नाउ अगेन मैं बोला ना किसी भी जगह एलिमेंट लो, एज आपने जो टॉर्क लगाया है बेटा वो टॉर्क ही z फेस पे है, z फेस पे आप उसको देख पा रहे हो। तो जो शियर स्ट्रेस है ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क दैट इज ऑन z फेस ओनली। बाकी फेसेस पे कॉम्प्लीमेंट्री दिख सकते हैं, बट जो z फेस है उस पे आप लोगों का अप्लाइड आ रहा है। ठीक है, तो अप्लाइड z फेस पे आया। देखो इसमें नाउ मैंने क्या बोला, जो शियर स्ट्रेस आप ड्रॉ करते हो दैट शुड बी हैविंग द सेम सेंस ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ द टॉर्क। तो जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो इस फेस पे जो शियर स्ट्रेस आएगा टाउ दैट शुड बी क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। तो ये जो टाउ आ रहा है यहाँ पर इस तरह से होगा, लाइक दिस। ओके, ये लीनियर जो वेरिएशन है। So here sorry, here also you will be having the torque, the torsional shear stress tau, but आप डायरेक्शन देख सकते हो। देखो डायरेक्शन थोड़ा अलग है, पहले ऐसा था, ये वाला था, अब ये वाला है। तो अभी के केस में आप देख पा रहे हो कि जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है दिस इज ऑन z फेस, so टाउ z, बट ये जो डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, x डायरेक्शन, so टाउ zx। तो आपको इस वाले फेस में यानी कि जो z फेस है आपके एलिमेंट का, जो z फेस है आपके एलिमेंट का, इसमें आपको शियर स्ट्रेस मिला ये ऐसा। ठीक है, एंड दिस इज टाउ zx, z फेस में x डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, z फेस में x डायरेक्शन में आपको मिल रहा है शियर स्ट्रेस। तो
इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टाउ एक्स जेड, यानी कि एक्स फेस में जेड डायरेक्शन में इस तरह से आप लोग को टाउ एक्स जेड मिलेगा, है ना, टाउ एक्स जेड, ठीक है, टाउ एक्स जेड। तो ये आप लोगों को मिल गया। सो अभी भी आप देख सकते हो कि टाउ एक्स वाई की बात करा मैं, यानी कि अगर पूछूं भाई तो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि एक्स वाई कितना है, तो एक्स वाई मतलब ये वाला टाउ एक्स फेस में वाई डायरेक्शन में, या फिर ऐसा भी हो सकता था, ये वाला ऐसा वाला भी हो सकता था, दिस इज ऑल्सो टाउ एक्स वाई, ऐसा कुछ आ सकता है क्या पॉसिबिलिटी, नो। तो ये आपका क्या हो गया, आपके पास जीरो हो गया, दिस इज जीरो। तो अगर पॉइंट एन भी ले रहा हूं मैं, यहां पर भी ले रहा हूं आप लोगों का पॉइंट में, तब भी आप लोगों को शेयर स्ट्रेस क्या देखने को मिल रहा है, टाउ एक्स वाई क्या देखने को मिल रहा है, जीरो देखने को मिल रहा है। तो टाउ एक्स वाई इज जीरो, शेयर स्ट्रेस इज नॉट जीरो। तो यहां पर जब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे ना, अगर इसके लिए फॉर्मूला लगाते हो, टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब, अगर आप लगाना चाहोगे, ठीक है, तो टाउ जो है, इफ टाउ इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब, मैं बोलूं पाई डी क्यूब, है ना, तो 16t अपॉन पाई डी क्यूब जो होगा, ये पॉइंट एम पे जब आप लगा रहे हो, पॉइंट एम पे जब आप लगा रहे हो, ठीक है, जब आप पॉइंट एम पे लगाओगे, तो उस कंडीशन में पॉइंट एम पे जब आपने लगाया, तो ये आपका कौन सा शेयर स्ट्रेस है, दिस इज टाउ जेड वाई। जब आप यहां पर सेम यही फॉर्मूला पॉइंट एन पे लगा रहे हो, जो मैंने बताया आपको पॉइंट एन पे, तो यही जो है आपका, दिस इज टाउ ओके जेड एक्स, दैट इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। दोनों केस में आपका जो शेयर स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई वो जीरो है। नाउ एक चीज याद रखना यहां से, जैसे आप लोग इस तरह से जैसे कि आप एक शाफ्ट देखते हो, तो जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेने एक्स वाई जेड, तो ये सब चीज़ों के हेल्प से इसको डिफाइन करना पॉसिबल होगा ओनली एट सम पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमीटर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ओके, एंड दिस इज द वर्टिकल डायमीटर, दिस इज वर्टिकल डायमीटर। बाकी पॉइंट्स पे, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसके अलावा हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि ये जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एंड अगर जैसे यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लेते हो इस तरह से, तो ये पॉइंट को प्रॉपर एक्स वाई जेड सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, आपके पास एक्स है या आपके पास वाई है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। तो जैसे आप ये वाला पॉइंट लिखते हो, तो इस पॉइंट के लिए आपको जो कन्वर्जन होता है बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो ऑप्ट करना होगा, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सो दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट, तो हम लोग को उसकी नीड नहीं है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो हम लोग जनरली रिफर नहीं करते, यूज नहीं करते अभी बी लेवल पे, तो ठीक है, दिस इज ओके। तो आप लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पर्सपेक्ट में बात कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। सो दोनों सूरत में जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, यानी कि पॉइंट नंबर एम और पॉइंट एन, अगर एन जैसा भी कुछ क्वेश्चन दे देगा तब भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, जब तक आपको टाउ एक्स वाई निकालने को बोला गया। तो टाउ एक्स वाई एम पे और एन पे दोनों पे जीरो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 50, ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोगों को देखो, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 50 में एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट का प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है, एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट का आपको प्रॉब्लम दे दिया है। बोल रहा है कि एक शाफ्ट है विच इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क एज शोन इन द फिगर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर देकर के रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज, तो शाफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म डायमीटर का है, स्टार्टिंग टू एंड यूनिफॉर्म डायमीटर है, मटेरियल वगैरह की बात नहीं की, तो हम मान लेते हैं सेम मटेरियल है, ठीक है। तो डायमीटर क्योंकि एज सच आपके पास सेम है, तो सॉलिड शाफ्ट है, तो ओनली अगर मैं बात करूं इस टॉर्शन इक्वेशन से, T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर से अगर मैं देखूं टाउ बाई आर, सो उस कंडीशन में एज डायमीटर इज सेम, तो हर सेगमेंट में, तो आप लोगों का जो टाउ, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू T बाई जेड पी, तो जेड पी जो है वो ओवरऑल सेम है। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां पर आएगा, जहां पर T मैक्सिमम होगा। तो इसमें 3 सेगमेंट्स बनाया जा सकते हैं, आई विल टेल यू हाउ, और जिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा टॉर्क होगा वहीं पर सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस आएगा। नाउ इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो बताया हुआ है थ्योरी लेक्चर के दौरान, है ना, आई होप आपने देखा होगा, ओके। सो इस तरह से ये आपके पास शाफ्ट दे रखी है, ठीक है, इस तरह से शाफ्ट दे रखी। नाउ इसमें जो टॉर्क लग रहे हैं इसमें
वो आपके पास हैं 5 किलो न्यूटन मीटर, इस तरह से क्लॉकवाइज 5 किलो न्यूटन मीटर। और ये लग रहा है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है आपके पास 8 किलो न्यूटन मीटर, इस तरह से। ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस हैं, करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस हैं इसकी वो दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 मीटर, ओके, फिर 2 मीटर्स है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज 2 मीटर्स, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये शाफ्ट के जो डिफरेंट है वो लेंथ एक्सेट्रा दे रखी है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर हम लोग को प्रोसीजर पता है कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो नेट टॉर्क है वो निकालते हैं, और उसके बेसिस पे जो सपोर्ट रिएक्शन है उसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्शन उसमें आ रहा होगा ना। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में, किसी क्वेश्चन में, कि आप लोगों ने जो इनिशियली एज्यूम किया है, जो भी चीज़ एज्यूम किया वो उसके अपोजिट आ रही हो, यानी कि आपने लगा दी है क्लॉकवाइज, होनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी डायरेक्शन आपने एज्यूम किया है, अगर वो गलत है तो जो आंसर आएगा उसका, जैसे कि सपोज यहाँ पर इस सपोर्ट को मैंने मान लिया, यहाँ पर इसको मैं बोल दिया ए, ये बी, क्वेश्चन में कुछ अलग मेंशन है, ठीक है, बट मैं अभी ए बी इसको ले लिया, है ना। तो जैसे मैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यहाँ पर एक फिक्सिंग टॉर्क आएगा, एक रिएक्शन टॉर्क आएगा, यहाँ पर एक रिएक्शन टॉर्क आएगा। नाउ इन बोथ द सिचुएशन जो भी मैंने एज्यूम किया, लेट अस से मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज एज्यूम किया कि दोनों क्लॉकवाइज हैं। अब मैंने सॉल्यूशन करना चालू किया। नाउ अगर ऐसा हो रहा है कि जब आफ्टर सॉल्विंग मुझे सपोज जो है निगेटिव मिल रहा है, लेट अस से टी ए निगेटिव आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहां पर इनिशियली क्लॉकवाइज एज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है। मैग्नीट्यूड इज करेक्ट बट जो डायरेक्शन है वो गलत है। मीन्स अगर मैंने क्लॉकवाइज एज्यूम कर लिया था, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना, एफ नेट टी नेट वाला जो प्रोसीजर बताया, तो उससे अगर आपका आंसर में नेगेटिव आया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो इनिशियली डायरेक्शंस एज्यूम करे हैं, एक्चुअल में जो डायरेक्शन है वो उस एज्यूम्ड डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है। यानी कि अगर आपने क्लॉकवाइज माना है तो असल में एंटी क्लॉकवाइज है, बस फर्क इतना सा है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जैसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बोला है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, इसमें इधर टॉर्क लग रहा है इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे लग रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नाउ सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सपोर्ट्स पे आप लोगों के पास आप देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो हम लोगों को देखना है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है, समेशन ऑफ टी नेट एक्सटर्नल देख लेते हैं। टी नेट एक्सटर्नल कितना आ रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ रहा है भाई, देखो ये आपके पास आ रहा है आपके पास 5 - 8, 5 पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये 5 जो है दिस इज पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है, और 8 नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज 5 दिस इज 8, है ना। तो 5 - 8 यानी कि -3 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नेट टॉर्क इसमें मौजूद है उसका मैग्नीट्यूड 3 है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन जो है उसका वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट टॉर्क जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा कि दोनों सपोर्ट पे जो टॉर्क्स आ रहे हैं, फिक्सिंग टॉर्क या रिएक्शन टॉर्क, दे आर क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मैं क्लॉकवाइज टी ए, ओके, और यहाँ पर क्लॉकवाइज इस तरह से टीवी में एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस तरह से ले लिया मैं। अब क्या, अब हम लोगों को पता है कि भाई ये जो टॉर्क्स हैं, टी ए टी बी हो गए, 5 है 8 है, ये सभी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहे हैं। यहाँ पॉइंट ए पे ये टी ए लग रहा है, पॉइंट बी पे लग रहा है, ये कोई पॉइंट पे लग रहा है, ये एक पॉइंट पे लग रहा है। तो सेगमेंट्स लेना आपको आना चाहिए हमेशा, चाहे वो एक्सेल लोडिंग वाला प्रॉब्लम हो, सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ लोड्स, इस तरह के प्रॉब्लम हमने चैप्टर 1 में भी देखे हैं। तो कभी भी याद रखना, हम लोगों को जो सेगमेंट भी लेना होता है वो 2 पॉइंट लोड्स के बीच का होता है, क्योंकि जो पॉइंट लोड्स है, ये पॉइंट पे लग रहा है ना, पॉइंट टॉर्क है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड टॉर्क है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये लग रहा है, मैं सेक्शन नहीं कट कर सकता कभी भी। मेथड ऑफ सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो कभी भी मैं एग्जैक्टली इसके पहले इस पे सेक्शन नहीं कट कर सकता। आई कैन कट द सेक्शन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। मैं एग्जैक्टली उस पे सेक्शन कट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो लग रहा है और पॉइंट को काटा नहीं जा सकता। दैट इज वाई जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मैं इसका सेक्शन लेता हूं। तो सेगमेंट नंबर 1 जो होता है वो कैसे होगा, ए के जस्ट बाद, इस 5 के जस्ट पहले, ठीक है, 5 के जस्ट बाद, 8 के जस्ट पहले सेगमेंट नंबर 2,
ठीक है, और इस 8 के जस्ट बाद और इसके टीबी के जस्ट पहले ये हो गया आपका सेगमेंट नंबर 3। तो इस तरह से आपके पास 3 सेगमेंट आपके निकल करके आते हैं इस तरह से। तो हमेशा सेगमेंट कैसे लिया जा रहा है इसका लॉजिक आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। नाउ हम लोग सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो मैंने आपको टीआर वाला मेथड बताया जो कि मेरा मेथड है, उसको हम लोग यूज करेंगे, हमारा सॉल्यूशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ वगैरह जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये जो है दिस इज 1 मीटर इन लेंथ, दिस इज 2 मीटर इन लेंथ, दिस इज 1.5 मीटर्स इन लेंथ, इस तरह से हो गया, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेगमेंट टू सेगमेंट हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सेगमेंट नंबर 1 के लिए देखते हैं। सेगमेंट नंबर 1 के लिए जो आपका टॉर्क आ रहा है इस तरफ, सेगमेंट नंबर 1 के लिए एक टॉर्क आया जस्ट आफ्टर लीन है, जस्ट आफ्टर है ना टीए, तो ये हमेशा आता है जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर। तो देखो जस्ट आफ्टर लिया हूं तो टीए कंसीडर होगा, है ना। मेथड ऑफ सेक्शन का ये तो खूबसूरती है कि सेक्शन जब आपका लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड का सब कंसीडर होगा। तो आपने सेक्शन जो लिया है सेगमेंट नंबर 1 बनाने के लिए वो जस्ट आफ्टर ए लिया है, ठीक है। तो ये टीए कंसीडर होगा 1 में, लेकिन जस्ट बिफोर 2 काटा है तो ये कभी कंसीडर 5 किलोमीटर मीटर कभी कंसीडर नहीं होगा। सेम गोज विद द एक्सियल लोडिंग प्रॉब्लम्स, सेम वही चीज एक्सियल लोडिंग में भी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास आपने टीए ले लिया है, ओके, ये आपने टीए ले लिया, ठीक है। तो इसके अपोजिट इस तरह से क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टीआर आ जाएगा। नाउ द ईच सेगमेंट मस्ट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट्स बेटा जो समेशन ऑफ टी है इसका, समेशन ऑफ टी इसके लिए क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप इसको TR1 भी बोल सकते हो क्योंकि सेगमेंट नंबर 1 के लिए आ रहा है। तो लिख सकता हूं TR विच इज एंटी क्लॉकवाइज माइनस TR प्लस TA इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से TR और आप लिख सकते हो TR1 जो कि बता रहे हैं कि सेगमेंट नंबर 1 का इज इक्वल टू TA आ रहा है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। नाउ सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं। सेकंड सेगमेंट ये रहा आपके पास। सेकंड सेगमेंट जब आपने ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, सेकंड सेगमेंट जब आपने ड्रॉ किया, थोड़ा इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेकंड सेगमेंट ड्रॉ किया आपने, तो इसमें क्या कंसिडर हो गया, टीए कंसिडर हो गया विच इज क्लॉकवाइज, 5 किलोमीटर मीटर कंसिडर हो गया विच इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज कंसिडर हो गए, ठीक है। जस्ट आफ्टर है ना हम लोग, सेगमेंट नंबर 2 क्या है, जस्ट आफ्टर 5 एंड जस्ट बिफोर दिस 8 न्यूटन मीटर टॉर्क, जस्ट बिफोर दिस 8 न्यूटन मीटर टॉर्क। क्लियर बात है, इस तरह से है ना। तो 8 कंसिडर नहीं होगा लेकिन ये 5 तो कंसिडर होगा ना, ठीक है। तो टी और 5 कंसिडर हो गया। तो इस तरफ अगेन बाय डिफॉल्ट जो हम लोग डायरेक्शन मान करके चल रहे हैं दैट इज फॉर टी आर ले रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज बाय डिफॉल्ट। अगेन फ्रॉम समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 मैं लिखूंगा TA प्लस 5 माइनस TR इज इक्वल टू 0। तो TA प्लस 5 इज इक्वल टू TR आ रहा है, या फिर आप TR2 भी बोल सकते हो, ठीक है। TA प्लस 5 इज इक्वल टू TR, और आप लिख सकते हो TR2 भी सकते हो क्योंकि सेकंड सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर सेकंड सेगमेंट। देन सिमिलरली मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ। तो थर्ड सेगमेंट में, ठीक है, जो थर्ड वाला सेगमेंट है इसको इधर बना लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड वाला सेगमेंट है, थर्ड वाले सेगमेंट में क्या क्या आ जा रहा है, थर्ड वाले सेगमेंट में हमारे पास आ जा रहा है एक तो क्लॉकवाइज आपका TA, क्लॉकवाइज 5 एंड एंटी क्लॉकवाइज 8, इतनी चीज़ें सारी चीज़ कंसिडर हो जा रही है। नाउ जो डायरेक्शन है इसका रेजिस्टिंग टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा मैं यहाँ पर मान लिया हूँ इनिशियली, तो वही कंटिन्यू होगा। समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टी इक्वल टू 0 हर किसी के लिए होगा, है ना, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपके पास TA प्लस 5 माइनस 8 माइनस TR इज इक्वल टू 0। तो TR और आप लिख सकते हो क्योंकि सेगमेंट नंबर 3 है तो TR3 लिख सकते हो इज इक्वल टू आ रहा है TA माइनस 3, है ना, आ गया। नाउ हम जानते हैं आगे क्या करना है। इसके बाद कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है, जो शाफ्ट है क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। सो जो थीटा टोटल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। थीटा टोटल कैसे लिख सकता हूं, दिस विल बी TR into L by GJ for the first segment plus TR into L by GJ of the second segment plus TR into L by GJ of the third segment is equal to 0। इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा। नाउ यहाँ से TR की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग सभी की, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की लिख दिया हम लोगों ने। नाउ जीजे की बात करें तो जीजे जो है वो क्या है आप लोगों का, तीनों का सेम है, मटेरियल सेम है, डायमीटर सेम है, दैट्स वाई जे भी सभी का सेम है। तो कॉमन निकाल के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो TR और L वाला टर्म बस रह जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, चलिए
सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर। तो टी आर वन कितना है भाई, इज इक्वल टू टी ए है, दिस इज टी ए इंटू लेंथ कितना है फर्स्ट वाले का 1 है, ठीक है। प्लस सेकंड के लिए देखते हैं टी आर, सेकंड के लिए कितना है भैया हमारे पास टी ए प्लस 5 इंटू लेंथ कितना है सेकंड वाले का 2, प्लस थर्ड वाले के लिए कितना है, थर्ड वाले के लिए आपके पास ये, थर्ड वाले के लिए आपके पास है ये टी आर आपके पास कितना है टी ए माइनस 3, लेंथ कितना 1.5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं टी ए कितना आ रहा है, ठीक है। तो टी ए ओके प्लस 5 इंटू 2 प्लस टी ए माइनस 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किए तो टी ए आ रहा है आपके पास यहाँ पर माइनस 1.2, देख रहे माइनस आ रहा है ना। अब ये माइनस का क्या मतलब हुआ, मैं स्टार्टिंग में बोला था आपको, माइनस का क्या मतलब हुआ कि हमने क्या माना है, टीए को क्लॉकवाइज माना है, बट टीए कैसा है, टीए आपके पास है मैग्नीट्यूड तो वही है 1.22 किलो न्यूटन मीटर है, बट कैसा है, डायरेक्शन कैसा है इसका डायरेक्शन होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से बस, और कुछ इसमें चेंजेस करने की नीड नहीं है। तो टीए आ गया आपके पास 1.22 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ टीए आ गया, ठीक है, टीए आ गया आप लोग का यहां से। नाउ फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोगों को पता है, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो आप लिखोगे, तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको आइडिया होना चाहिए क्या भाई कि जो समेशन ऑफ टॉर्क है फॉर द गिवन शाफ्ट, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या था, टी ए प्लस टी बी, इनिशियली जो आया था ना, टी ए प्लस टी बी, ओके, माइनस प्लस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो टी ए प्लस टी बी कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, दिस इज फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये आया आपके पास। तो यहां से हम लोगों को टी ए पता चल गया है, टी बी निकाल लेते हैं, टी बी आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टी ए, दैट सॉरी 3 ओके, 3 माइनस टी ए दैट इज माइनस टी कितना है भाई, टी कितना है 1.2, तो जगह जुड़ जाएगा 1.22, ठीक है, 1.22 आया। तो यहाँ पर आ गया आपके पास टी बी 4.22 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द टॉर्क इन सपोर्ट बी। तो कई बार आपको फिक्सिंग जो टॉर्क्स हैं उसकी वैल्यू भी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। नाउ ध्यान देना है, हमारे पास टीए आया है ना, टीए आया है, तो हम लोग यहाँ से सारे सेगमेंट को चेक कर सकते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा टॉर्क आ रहा है, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा टॉर्क आएगा उसी में सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस आपके पास आने वाला है। तो टॉर्क सबसे ज्यादा किस में आ रहा है देखते हैं। तो टीए यहाँ पर आया 1-1.22, मैग्नीट्यूड बस लिख लेते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आ गया 1.22, ऐसा ये आया आपके पास, ठीक है, या -1.22 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज लिया था, लेकिन होना एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था। अब आगे देखो, अब आगे क्या, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर टी आर कितना आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टिंग टॉर्क कितना आ रहा है, यहाँ पर रेजिस्टिंग टॉर्क कितना आ रहा है भाई, दैट इज -1.22 प्लस 5, है ना, सारी चीज़ें पुट कर दो, -1.22 प्लस 5, ठीक है, तो जाएगा 3.78 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3.78 आया। और यहाँ पर कितना आ रहा है, दिस इज -1.22 माइनस 3, दैट इज -4.22, यानी कि सबसे ज्यादा टॉर्क किस में आ रहा है, सेगमेंट नंबर 3 पे आ रहा है। सबसे ज्यादा टॉर्क किस पर आ रहा है, सेगमेंट नंबर 3 पे आ रहा है। सो हियर वी विल हैव द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो यहीं पर आएगा। तो सेगमेंट नंबर 3 is subjected to, okay, subjected to T max, और आप कह सकते हो TR max। अब देखना बेटा, ये चीज आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जो शियर स्ट्रेस है वो कभी भी स्ट्रेस कोई सा भी हो, दैट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो कभी भी हम लोग ना जो रेजिस्टेंस है उसकी बात करते हैं शियर स्ट्रेस में या कोई भी स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस हो तो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया करके निकालते हैं हम लोग, कोई भी शियर स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया करके निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस के वाला टॉर्क आ रहा है, सो वी डिफाइंड इट थ्रू द रेजिस्टिंग टॉर्क। दैट मीन जब हम लोग लिखते हैं ना 16T अपॉन पाई डी क्यूब, तो ये याद रखना, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि जो T होगा ये यहाँ पर रेजिस्टिंग टॉर्क होगा,
एंड बट फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो रेजिस्टिंग टॉर्क है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। जो टॉर्क उसमें एक्सटर्नली आ रहा है, जो एक्सटर्नल टॉर्क उसमें आ रहा है उसी के बराबर रेजिस्टिंग टॉर्क होगा फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाई हम लोग रेजिस्टिंग टॉर्क की वैल्यू को सीधा देख करके जो एक्सटर्नल टॉर्क है टी उसके बराबर लिख देते हैं। बट आपको पता ना चाहिए कि दैट इज टी आर, जो हम लोग 16t/πd³ यूज करेंगे दैट इज टी आर, उसमें जो टी है दैट इज टी आर। ठीक है, तो ओके टी आर हमारे पास आ चुका है, दैट इज 4.22 किलो न्यूटन मीटर। सॉलिड शाफ्ट है, सीधा लगा देता हूँ फॉर्मूला, एक बार में बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास टी टाउ मैक्स इज इक्वल टू जाएगा 16 टी कितना 4.22 अपॉन πd³। नाउ डायमीटर में 5 सेंटीमीटर जानता हूँ है, उसको मैं एमएम में लिखने वाला हूँ, तो मैं इसको टॉर्क को न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करता हूँ। ये है किलो न्यूटन मीटर में, तो किलो का 10⁻³ और मीटर में होता है 1000 mm, दैट इज 10⁻6 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻6 से, डिवाइड कर दिया इसको पाई डायमीटर दैट इज 50 क्यूब से। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 16 इंटू 4.22 इंटू d⁻6 डिवाइड बाई पाई इंटू d³। तो ये आ गया आपके पास 171.938 यानी कि 0.94 लिख सकता हूँ न्यूटन पर mm²। अब हमको आंसर तो पास्कल्स में पूरे मेगा पास्कल्स में बोला है, मेगा पास्कल्स में पूछा हम लोगों से आंसर कितना होगा, तो जो न्यूटन पर mm² है दैट इज इक्विवेलेंट टू मेगा पास्कल है ना। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm² होता है, तो यही क्या है आप लोगों का, इसी को आप MPa लिख सकते हो। सो 171.94 जो होगा दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। A torque T naught is applied at a distance L/4 from the left hand as shown in the figure below. ठीक है, the maximum shear stress in the shaft is, आपको बताना है कि maximum shear stress shaft में कितना आ रहा है। ठीक है, तो जिस कंसेप्ट से प्रीवियस क्वेश्चन बनाया उसी कंसेप्ट से इसको भी बनाया जा सकता है इजीली। ठीक है, और दूसरा एक और मेथड से बन सकता है, मैं उसको आपको बता देता हूँ, दोनों मेथड से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम जो प्रोसीजर है वो कॉमन होगा दोनों मेथड्स का। ठीक है, तो जो आपके पास शाफ्ट है दिस इज द शाफ्ट, ओके, और यहाँ से इस पे L/4 डिस्टेंस पे एक काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस तरह से T नॉट लग रहा है। दिस डिस्टेंस इज L/4। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया आपके पास 3L/4, ये आपके पास रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि इसमें एक ही टॉर्क है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इस तरह से, ओके। यहाँ पर इसमें टॉर्क लग रहा है आपके पास T नॉट, मैं एज्यूम कर लेता हूँ दोनों डायरेक्शन क्या आने चाहिए भाई, इसका डायरेक्शन क्या आना चाहिए नेक्स्ट नेट टॉर्क, क्योंकि जो एक ही टॉर्क है नेट टॉर्क कैसा लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो फिक्सिंग सपोर्ट्स पे जो टॉर्क आएंगे जो आपके पास फिक्स सपोर्ट के दे शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मैं TA और ऐसा TB इसको बोल दिया। ठीक है, एज्यूम कर लिया। हो सकता है कि इसका डायरेक्शन कभी अपोजिट आ जाए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनिशियली हम लोग को ऐसा ही करना है ना। ये हो गया आपके पास TA TB। अब आप लोग ये हो गया आपके पास L/4, ये हो गया आपके पास 3L/4, इस तरह से हो गया, ये हो गया इस तरह से आपके पास। अब सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 ले लेते हैं, है ना, और जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो यहाँ पर पॉज करना और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे बना कि नहीं बना, और बना तो आपका आंसर कौन सा आया ये आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा। तो ईमानदारी के साथ, मतलब आपको आपके ड्रीम्स का वास्ता, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करो आप अपना भी, और अभी ना चुपचाप इसको बना करके देखो। ठीक है, चलिए, तो मेरा तो काम है सोल्यूशन बताना, तो मैं बताता हूँ कैसे सोल्यूशन होगा इसका। दिस इज सेगमेंट नंबर 1 लिया मैंने, तो मैंने बता रखा है कि कभी भी दो टॉर्क के बीच का सेगमेंट लेते हैं, यानी कि इसके जस्ट बाद का और जस्ट बिफोर दिस टॉर्क, फिर इस टॉर्क के जस्ट बाद का और इस वाले टॉर्क के जस्ट पहले का, ऐसे लिया जाता है ना। ये लॉजिक आपको हमेशा पता रहना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास, तो इसमें टॉर्क आ रहा है इस तरह से, क्लॉकवाइज TA आ रहा है इस तरह से, तो मैं ऐसे मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से TR आएगा। नाउ अगेन फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ T शुड बी इक्वल टू 0, सो TR इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, TA आ गया। सेम ऐसा ही आप सेकंड वाले के लिए कर सकते हो। सेकंड वाले में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरह से TA आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में T नॉट आ रहा है,
तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि इस तरह से आपके पास जो टी आर है, एक बार जो डायरेक्शन ले लिया वो ले लिया हम लोग, है ना, दोबारा चेंज नहीं करते उसको। दिस इज टी, समेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगेन यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास टी ए माइनस टी नॉट माइनस टी आर इज इक्वल टू 0, यानी कि टी आर इज इक्वल टू टी ए माइनस टी नॉट। ये आ गया आपके पास, है ना, ये आपके पास टी आर आ गया सेकंड सेगमेंट का। 2 ही सेगमेंट है इसमें, ठीक है, 2 ही सेगमेंट है, दिस इज सेकंड सेगमेंट। अब क्योंकि फिक्स है सो जो थीटा टोटल होगा वो 0 होगा, और क्योंकि हम लोग टॉर्क रेजिस्टिंग टॉर्क्स के हेल्प से निकाल रहे हैं एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल कर, दैट्स व्हाई बोल रहा है कि समेशन अलजेब्रिक सम करने की नीड नहीं होती है। मैं बता चुका हूँ थ्योरी लेक्चर में। अगर आपको प्रॉपर्ली क्लियर है कि ये डायरेक्शन होगा, इसमें ऐसा टॉर्क आ रहा है, उसमें वैसा टॉर्क आ रहा है, तो उस केस में समेशन ऑफ थीटा एन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू एन आप लगा सकते हो, क्योंकि जब समेशन करते हो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हो, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि किसमें एक्चुअली में क्लॉकवाइज आ रहा है, किसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ऐसे केसेस में नहीं पता चल पाता, दैट्स व्हाई मैं ये वाला मेथड सिर्फ सीरीज शाफ्टिन सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टॉर्क लगे हैं और सारे नोन है, उसके लिए मैं यूज करता हूँ। नाउ मैं यहाँ टी आर यूज कर रहा हूँ, सो आई डोंट नीड टू गो फॉर दैट, आई विल गो फॉर दिस, दैट इज टी आर इंटू एल बाई जी जे फॉर द फर्स्ट प्लस टी आर इंटू एल बाई जी जे फॉर द सेकेंड। ये कहाँ तक जाता है, प्लस करते जाओ ऐसा सेम लिख करके अप टू एन, यहाँ पर 3 है तो टी आर इंटू एल बाई जी जे फॉर द थर्ड वन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, शुड इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो 3 ही है, अगर n नंबर ऑफ होते तो n नंबर तक जा सकते थे हम लोग। नाउ नोटिस करने वाली बात अगेन, यहाँ पर भी जो डायमीटर है पूरे शाफ्ट का वो सेम है, डायमीटर पूरे शाफ्ट का सेम है, डी डायमीटर है स्टार्टिंग टू एंड, तो प्रिज्मेटिक हो गया बेसिकली, स्टेप्ड बार वगैरह वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं, मटेरियल भी यहाँ पर आपका सेम ही है। तो जो अगेन डायमीटर की बात करते हैं, तो डायमीटर से अगर डायमीटर सेम है तो पोलर सेक्शन मॉडुलस हर जगह सेम है, ठीक है, हर जगह सेम है। जे बाई जो आपके पास आर है आप लोगों का पोलर सेक्शन मॉडुलस जो आपके पास है वो हर जगह क्या है, सेम है। जेड पी है ना, जेड पी बोलते हैं इसको, जेड पी, दिस इज सेम थ्रू आउट, ओके, दिस इज सेम थ्रू आउट, ओके, दिस इज सेम थ्रू आउट, तो पूरी जगह सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर टॉर्क सबसे ज्यादा आ रहा होगा वहीं पर शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, बहुत ऑब्वियस बात है, प्रीवियस भी एक चीज हम लोग बोले थे। तो ये वाला लॉजिक आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि जब इस तरह से प्रॉब्लम होगी तो जहां पर टॉर्क हाईएस्ट होगा वहीं पर शियर स्ट्रेस आप लोगों का हाईएस्ट होने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से जी जे वगैरह निकाल करके हम लोग उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। 2 ही सेगमेंट है तो ये इतना रहने दिए हम लोग, ठीक है, 2 सेगमेंट है बस यहाँ पर आपके पास। सो फर्स्ट के लिए टी ए, टी आर के लिए कितनी, टी ए लेंथ कितना है, एल बाई 4 है, जी जे जो है कॉमन है तो उसको राइट हैंड साइड तरफ भेज दो उसको, ठीक है, ये हो गया आपके पास। देन सेकंड के लिए क्या है, टी आर आपके पास टी ए माइनस टी नॉट इंटू लेंथ कितना है 3l बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टी ए इंटू एल बाई 4 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3ta इंटू एल बाई 4 माइनस टी नॉट 3t नॉट इंटू एल बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं इसको, है ना, थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 ले लिया था बाय मिस्टेक, मतलब 3 मैंने वो ले लिया था सेगमेंट, ठीक है, और 2 है ना, उसमें सिर्फ 2 ही सेगमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने 3 सेगमेंट्स के लिए लिख दिया था, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप आप समझ सकते हो। हाँ भाई, तो यहाँ से हो गया ये आपके पास टी ए, एल कॉमन निकाल दो, 4 कॉमन निकाल दो, हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4ta, ओके, माइनस 3t नॉट इज इक्वल टू 0। तो टी ए आपके पास आ रहा है 3/4t नॉट, ये आपके पास टी ए की वैल्यू आ रही है, 3/4t नॉट, ये आपके पास टी ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है, 3/4t नॉट। नाउ एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एज द मेंबर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेंबर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, सो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा मैं, जो टी ए प्लस टी बी जो है रिएक्शन जो है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू टी नॉट, है ना। इसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, मैं भी एंड में कर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग मैंने नहीं किया था, आप इसको स्टार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर स्टार्ट में आप लिख सकते थे भाई सीधा देख करके, क्योंकि आपको एक टॉर्क दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आपने जो एफ वी डी ड्रॉ किया है यहाँ पर, उस एफ वी डी के लिए डायरेक्टली आप लोग लिख सकते थे, है ना, स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, स्टार्ट में ही हम लोग इक्विलिब्रियम से लिख सकते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, है ना, देख सकते हो आप लोग पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो समेशन ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू व्हाट,
0, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका टी ए, क्लॉकवाइज टी बी है, माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो यहाँ से आपके पास टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, है ना। तो उसको स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, एज गेट एग्जामिनेशन है तो हम लोगों को स्टेप्स के लिए वरी नहीं करना है उतना ज़्यादा, क्योंकि हमको कोई कन्वेंशनल सॉल्यूशन तो देना नहीं, हम लोग को आंसर से मतलब है कि आंसर करेक्ट होना चाहिए, अप्रोच करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपके पास टी ए माइनस टी बी इज इक्वल टू टी नॉट। यहाँ से आप लोग टी बी निकाल सकते हो, टी बी हो जाएगा आपके पास टी नॉट माइनस टी ए, ठीक है, टी नॉट माइनस टी ए हो जाएगा आपके पास। तो टी बी यहाँ से आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास टी नॉट माइनस दैट इज 1/4, है ना। तो टी नॉट बाई 4 आपके पास टी बी आ रहा है। तो इससे ये क्लियर है ना, कि हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इस पर ज़्यादा टॉर्क आ रहा है, सेकंड सेगमेंट में ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कम टॉर्क आ रहा है। क्लियर बात है, सेकंड सेगमेंट में हमारे पास कम टॉर्क आ रहा है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा टॉर्क आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो होगा उसमें ज़्यादा शियर स्ट्रेस भी होगा, ठीक है। सो जो टी मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, टी मैक्स जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू टी ए विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी नॉट बाई 4, ये आपके पास है। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास टाउ मैक्स आएगा दैट इज 16 इंटू मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम रेजिस्टिंग टॉर्क ऑल्सो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या क्या कहा जा सकता है, कैसे उसको डिफाइन किया जा रहा है। सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ओके। तो टी मैक्स भी बोल सकते हो डिवाइड बाई पाई डी क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3/4 टाइम्स ऑफ टी नॉट बाई पाई डी क्यूब। यहाँ से क्या आपके पास 4 टाइम्स 4 इंटू 3 आपके पास 12 हो गया। तो टाउ मैक्स आपके पास आ रहा है 12 इंटू टी नॉट अपॉन पाई डी क्यूब, ओके। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिएगा आप, शाफ्ट इन सीरीज का प्रॉब्लम है, डायग्राम से देख सकते हो आप लोग, क्लियर डायग्राम आपके पास होगा, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, डायग्राम से मुझे याद आया, ये जो हम लोग जो प्रीवियस जो लेक्चर देखे थे ना, जिसमें न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे बेंडिंग ऑफ बीम के, क्वेश्चन नंबर 44 जो था ना, क्वेश्चन नंबर जो 44 था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 44 का जो डायग्राम है ना, उसमें प्रिंटिंग में एक करेक्शन है, उसको आप देख लीजिएगा। जो डायग्राम है ना, उसमें ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, दिस इज 40 किलो न्यूटन, इस तरह से बना हुआ है। तो जो 1 मीटर मैंने जो दे रखा है ना, ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर इज फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज 1 मीटर, है ना, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दिया है। तो ये जो 1 मीटर की डिस्टेंस है वो न्यूट्रल एक्सिस से है, दिस 1 मीटर इज फ्रॉम दिस न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसकी करेक्शन को कर लेना आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 1 मीटर जो है वो फिगर में यहाँ से दे रखी है, ओके, यहाँ से दे रखी है, बट ठीक है, वो यहाँ से है एक्चुअली, और मैंने सोल्यूशन भी इसी के अकॉर्डिंग ही किया है, ठीक है, सोल्यूशन जो मैंने किया है वो इसी के अकॉर्डिंग किया है ना। सो ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, इसको करेक्ट कर लेना क्वेश्चन नंबर 44 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं वापस। तो आई होप एक प्रॉपर इंगेजमेंट जो है जैसे कि क्लासरूम में होता है वैसा आप लोग फील कर पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आप लोगों को एक स्टेप शाफ्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 52 में, ओके, इस तरह से, है ना। दिस इज L लेंथ, और इसके बाद फिर L/2 लेंथ का ये है, ठीक है। दिस इज 2D, दिस इज D, लेंथ है यहाँ पर आपके पास L, और यहाँ पर आपके पास है L/2, ठीक है। और यहाँ पर इसमें टॉर्क लग रहा है इस तरह से T टॉर्क लग रहा है आपके फ्री एंड पे, ठीक है। द एक्सप्रेशन फॉर D टू प्रोड्यूस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड इज, ठीक है। तो जो आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आपके पास फ्री एंड पे है ना। तो उसके लिए डी का एक्सप्रेशन पूछा है कि क्या होगा। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैं बोला, ये आपके पास सेगमेंट नंबर 1, ये सेगमेंट नंबर 2, ये किसका प्रॉब्लम है बेटा? ये जो क्वेश्चन नंबर 52 जो प्रॉब्लम है, दिस इज फॉर मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स इन
सीरीज का प्रॉब्लम है, मेंबर्स इन सीरीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक सिंगल टॉर्क टी यहां पर ऐड कर रहा है। सो टॉर्क विल बी सेम फॉर ईच सेगमेंट। आप यहां पर सेक्शन काट के देख लो, सेगमेंट नंबर 1 में यू विल सी दैट द टॉर्क इज टी। हियर आल्सो इफ यू कट द सेक्शन यू विल सी दैट द टॉर्क इज टी। सो टॉर्क सब में सेम है, लेकिन डायमेंशंस क्योंकि डिफरेंट है, दैट्स वाई जो जी जे है दैट इज द टॉर्शनल रिजिडिटी दैट इज डिफरेंट एंड हैंस द एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी डिफरेंट। और जो फ्री एंड पे आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट मिलेगा, लेट अस से थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, यहां पर जो मिलेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट जो फाइनली आपको दिखता है, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो यहां पर दिखता है दैट इज इक्वल टू दिस एल्जेब्रिक सम ऑफ थीटा ऑफ n नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फ्री एंड पे आपको टोटल जो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा इस केस में, ठीक है, वो आपको फ्री एंड पे दिखाई देगा, इस वाले एंड पे दिखाई देगा, फिक्स एंड पे नहीं दिखाई देगा, है ना। फ्री एंड पे दिखाई देगा, फिक्स एंड पे तो 0 है, फ्री एंड पे दिखाई देगा जो फाइनल जो वैल्यू होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट की, दैट विल बी ऑन द फ्री एंड, इस वाले एंड पे, ठीक है। एंड दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द वेरियस सेगमेंट्स। तो n नंबर ऑफ सेगमेंट है, तो n नंबर ऑफ सेगमेंट्स के जो थीटाज आ रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम आपको करना होगा। सो समेशन ऑफ थीटा n फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू n। तो मैंने बताया था यहां पर ये बहुत यूजफुल होता है। और अभी सभी में सिर्फ एक टॉर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्क आ रहा है। सो t हियर इज क्लॉकवाइज है ना, यस, एंड हियर आल्सो t इज क्लॉकवाइज, दैट्स इट। तो ऐड सिंपल सारा का सारा ऐड होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए थीटा 1 आप लिख सकते हो। थीटा 1 क्या हो जाएगा, थीटा 1 विल बी इक्वल टू, टॉर्क तो सेम है, t इंटू एल बाई 2 हो जाएगा। लेंथ कितनी, थीटा क्या होता है भाई, लिख देता हूं, थीटा जो होता है दैट इज टी एल बाई जी जे, है ना, टी एल बाई जी जे। इस वाले पोर्शन के लिए, जो फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए जो J1 होगा दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी पाई बाई 32 इंटू डी रेस टू पावर 4। और सेकंड वाले के लिए डायमीटर जो है वो 2 गुना है, तो हो जाएगा पाई बाई 32 इंटू 2d रेस टू पावर 4, ठीक है। तो 2d रेस टू पावर 4 इस तरह से 2d रेस टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 2d रेस टू पावर 4 दैट इज 16, ओके। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू डी रेस टू पावर 4, ये हो गया आपके पास J2, ठीक है, J2। डायमीटर वगैरह सारा, लेंथ वगैरह की बात करें तो इसका लेंथ तो आपके पास l/2 है, इसका आपके पास l है, तो यहाँ पर पुट करते जाना है बस, ठीक है। तो g इंटू J1 कितना है, पाई बाई 32 इंटू डी रेस टू पावर 4, ठीक है। सेम ऐसे ही थीटा 2 लिखा मैं, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, t टॉप तो उसका भी सेम है, लेंथ उसका l है, मटेरियल तो का लिए g ही होगा, दोनों का मटेरियल सेम है क्योंकि g ही होगा, और यहाँ जाएगा पाई बाई 2 डी रेस टू पावर 4, ठीक है। तो जो थीटा आ रहा है आपके पास दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2। प्लस क्यों आ रहा है बोला मैं, क्योंकि दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि टॉर्क भी दोनों में क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज ही आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन वगैरह लगा करके, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक, ये हो गया। तो हो जाएगा आपके पास t इंटू एल, है ना, थीटा 1 यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, t इंटू एल बाई 2 है आपके पास ये, तो जाएगा आपके पास, इसको भेज देता हूँ मैं ऊपर, ये जाएगा 16, है ना, 16 TL, ओके, अपॉन g, ओके, 32 बाई 2 हो जाएगा 16, तो g इंटू पाई डी रेस टू पावर 4, पाई डी रेस टू पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा थीटा 2 दैट इज 2TL, ओके, 2TL बाई g, ओके, g इंटू पाई डी रेस टू पावर 4, ठीक है। बेस दोनों का सेम है, ऐड हो जाएगा आपके पास, तो ये हो रहा है आपके पास 18TL अपॉन g पाई डी रेस टू पावर 4, ये हो गया। तो आपको d चाहिए, डायमीटर चाहिए आप लोगों को, तो बाकी चीज़ों को रहने दो, डायमीटर को निकाल लो आप लोग, ठीक है। सो डायमीटर जो आपके पास आ रहा है यहाँ पर d दैट इज इक्वल टू ओके, दैट इज इक्वल टू थीटा, ओके, ओके, यस, सॉरी, दिस इज डायमीटर आपके पास हो जाएगा आपके पास 18 TL, ओके, थीटा इधर आ जाएगा, है ना, इंटू पाई इंटू जी इंटू थीटा होल रेस टू पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, होल रेस टू पावर 1/4, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी
ओके 18TL अपॉन पाई थीटा इंटू जी रेज़ टू पावर 1/4, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस सिंपली हम लोगों ने जो मेंबर्स इन सीरीज का जो कंसेप्ट है वो लगाया और वो हम लोगों से इजीली जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम shear stress, the maximum and minimum shear stress in a hollow circular shaft of outer diameter 20 mm and thickness 2 mm subjected to a torque of 92.7 न्यूटन मीटर will be। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ। ठीक है, पहले इसके पहले मैं सोल्यूशन दूँ तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 53 जो है, तो इस क्वेश्चन नंबर 53 में आप लोग को एक हॉलो शाफ्ट दे रखा है। तो एक हॉलो शाफ्ट जो दे रखा है, इस हॉलो शाफ्ट का जो आपके पास आउटर डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर जो है दैट इज 20। तो इसका आउटर डायमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, इसका आउटर डायमीटर आपके पास हो गया इस तरह से 20 mm। ठीक है, सो दिस इज D1, दिस इज D1। ठीक है, नाउ जो थिकनेस है इसके वॉल का वो आपको दे रखा है। थिकनेस ऑफ वॉल जो है दैट इज 2 mm। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल जो है दैट इज 2 mm। ओके, लेट मी ड्रॉ इट परफेक्टली। ओके, इस तरह से इसका 2 mm का इसका थिकनेस हो रखा है। तो जो इनर डायमीटर है दैट विल बी 4। ओके, 2 + 2 - 20 दैट इज, ये हो जाएगा आपका 16। तो हो जाएगा 16 mm इसका इनर डायमीटर। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसमें आप लोग को टॉर्क लग रहा है 92.7 न्यूटन मीटर का और आपको बताना है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो हमको बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। तो उसके लिए पहले तो एक मैं टॉर्क लगा देता हूँ इस पर। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है आपके पास, ये जो हॉलो शाफ्ट है, ठीक है, जो हॉलो शाफ्ट है इसमें इस तरह से मैं टॉर्क लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें एक टॉर्क लगा देते हैं, चले इस तरह से एक टॉर्क लगा दिया। तो इसके आउटर और इनर सरफेस की बात करेंगे। तो आउटर सरफेस पे आपके पास मैक्सिमम टॉर्क का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा और मिनिमम यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही रेडियस है तो इसका, इसमें बीच में तो कुछ है नहीं, पूरा हॉलो है ना, तो सिर्फ इसका जो इसका लीस्ट रेडियस है या लीस्ट जो डायमीटर है उसी पे आप लोगों का मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस आएगा। और जो मैक्सिमम होगा, जो आउटर मोस्ट डायमीटर है, उस पर आप लोगों का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आने वाला है। यहाँ से भी आप देख सकते हो T/J = आप τ/r लिखते हो। और अगर मैं इसको किसी भी r रेडियस की बात करूं तो T/J = स्मॉल r एट एनी r रेडियस, एनी r रेडियस बात करता हूं इस तरह से, एनी r रेडियस पे, तो ये हो जाएगा = τ। तो r जो होगा, जब आपके पास आउटर रेडियस के बराबर होगा = r, तो वहाँ पर τ क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा r1 के बराबर जब होगा, तो है ना। r1 आपके पास आउटर रेडियस है और r2 जो है वो आपके पास इनर रेडियस है। तो r2 जब आपके पास जब आपके पास r2 के बराबर हो जाएगा यानी इनर रेडियस पे, तो τ आपके पास मिनिमम आएगा। तो बस यही चीज़ आपसे पूछा है ना। तो बहुत आसान है, आप लोगों के पास शेयर स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है उसको आपको बताना है। तो T/J इसके लिए लिखते हैं हम लोग, है ना। T/J जो इसके लिए लिखते हैं, तो टाउ मैक्स आपके पास क्या आएगा, ठीक है, टाउ मैक्स दिस विल बी T/J × R1 और तो टाउ मिनिमम आएगा आपके पास दैट इज अगेन T/J ओके × R2। T जो है दैट इज 92, है ना, 92.7 दे रखा है आपको न्यूटन मीटर। तो उसको mm में कन्वर्ट करता, न्यूटन mm में हो गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई J जो है इसका दैट इज π/32 × D1⁴ - D2⁴। तो ये चीज़ तो ये दोनों जगह सेम है ना, यहाँ पर भी यही है, ये है, यहाँ भी वही है 92.7 × 10⁻3, यहाँ पर भी वही आ रहा है ना, π/32 ओके 20⁴ - 16⁴। यहाँ पर आउटर रेडियस जो हो जाएगा, आउटर रेडियस रहेगा 20/2 दैट इज 10 mm और जो इनर रेडियस है वो हो जाएगा आपके पास 16/2 दैट इज 8 mm। बस ठीक है, तो आंसर बता देते हैं हम लोग। तो 92.7 × 10⁻3 ओके अपॉन π/32 × D⁴ - 16⁴ इंटू, तो यार 99.957 आ रहा है, ठीक है, 99.957, ठीक है, 99 यार आपके पास 99.957, तो 96 है ना Nm/mm² और मेगा पास्कल आप बोल सकते हो, ठीक है। यार आपके पास टाउ मैक्स है ना, और ये आ रहा है आपके पास टाउ मिनिमम जो आ रहा है दैट इज 79.9
965। तो इसको आप लोग राउंड ऑफ कर सकते हो थोड़ा, और राउंड ऑफ करके आप इस तरह से लिख पाओगे। फिर इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकते हो 100, और ये आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू है कितना 80। दिस इज टाउ मिनिमम एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 80, है ना। तो 180 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते थे आप लोग, इजिली आप लोगों से बनना चाहिए था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। जो लीनियर वेरिएशन होता है शियर स्ट्रेस का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। सेम अगर हम लोग एक हॉलो शाफ्ट, एक सॉलिड शाफ्ट के लिए बात करें, तो सॉलिड शाफ्ट में कभी भी मैक्सिमम तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, टाउ मैक्स सॉलिड के लिए अगर निकालूंगा तो 16T/πd³ से आ जाएगा, और जो मिनिमम होगा वो सेंटर पे होगा। ठीक है, टाउ मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, सॉलिड शाफ्ट में 0 होता है। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के लिए आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, इस तरह से लीनियर वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ मिनिमम जो है आपके पास दैट इज 0, तो इस तरह से आपके पास वेरिएशन देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा लाइक दिस। Okay, this is the linear variation of shear stress in the cross sectional plane. Now, question number 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है आपको द मैक्सिमम shear stress in a solid shaft of circular cross section having diameter d subjected to a torque t is tau। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में? क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है आपको कि जो मैक्सिमम shear stress है इन सॉलिड शाफ्ट, है ना, ऑफ डायमीटर, सॉलिड शाफ्ट की बात करें, डायमीटर d है, इस T सब्जेक्ट टू टॉर्क T इज टाउ, तो आपके पास टाउ क्या हो जाएगा 16T/πd³। तो बोल रहा है टी टॉर्क लगाने पे उसमें टाउ शियर स्ट्रेस आया है। आगे बोल रहा है इफ टॉर्क इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर आप टॉर्क को 4 टाइम्स कर दो, टॉर्क को 4 टाइम्स कर दोगे, ठीक है, यानी कि जो नया टॉर्क है T डैश दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T, और जो डायमीटर है शाफ्ट को, डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, नया डायमीटर जो D डैश है, उसको अगर आप 2 गुना कर दो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ D कर दो, तो क्या होगा, तो नया जो शियर स्ट्रेस आएगा टाउ वो क्या आ जाएगा 16T/πd³, ये हो जाएगा, है ना। सॉलिड शाफ्ट है, बस डायमीटर्स अलग अलग है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हो, जस्ट 16 इंटू T दैट इज हो जाएगा आपके पास 40, ओके, डिवाइड बाई पाई, ओके, डिवाइड बाई पाई इंटू ये हो जाएगा 2D का क्यूब, यानी कि 8D³ हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 1/2, ओके, 16T/πd³, ऐसा लिख दिया मैं। तो ये आ गया आपके पुराने वाले शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो जो नया शेयर स्ट्रेस आ रहा है टाउ डैश दैट विल बी इक्वल टू टाउ/2, टाउ/2। तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, यहाँ से आप पुट करके बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बोल रहा है हॉलो शाफ्ट 1 मीटर लेंथ इज डिजाइन टू ट्रांसमिट पावर दे रखा है 30 किलोवाट एट 700 RPM। द मैक्सिमम permissible angle of twist is 1 degree. The inner diameter of the shaft is 0.7 times of the outer diameter. The modulus of rigidity is 80 gigapascal. The outside diameter of the shaft is, ठीक है, तो आपको परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया, तो बेसिकली आपको जो थीटा परमिसिबल है वो दे रखा है। थीटा परमिसिबल जो है वो दे रखा है आपको 1 डिग्री। हम लोग जानते हैं थीटा किस में होता है, रेडियंस में होता है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय π/180, तो ये आ गया आपके पास रेडियंस में। नाउ आपने जो भी टॉर्क वगैरह लगाया है तो उसके कारण जो भी मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा दैट इज TL/GJ, है ना। आपने कुछ टॉर्क लगाया, वो टॉर्क लगाने पर एक मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा उसमें, ठीक है, शाफ्ट में। तो शाफ्ट में जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है फॉर सेफ्टी क्या होना चाहिए, जो थीटा मैक्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा परमिसिबल, ये होना चाहिए। दिस इज द डिजाइन क्राइटेरिया। मिल गया डिजाइन क्राइटेरिया आपको। आपने जितना भी लोड लगाया, जितना भी टॉर्क लगाया, उसके कारण जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट जो शाफ्ट में ऑकर हो रहा है दैट शुड बी लेस देन द परमिसिबल वैल्यू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो गया, तो यहीं से ये डिजाइन इसका किया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो जो आपको बताना है दैट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट जो है, सो द इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 0.7 टाइप्स ऑफ आउटसाइड डायमीटर, तो D2 जो है दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ D1 है, ठीक है, D2 जो है दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ D1।
टॉर्क जो है दे रखा है आप लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्टली दे रखा है क्योंकि पावर दिया आप लोगों को ना एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो आप लोग बता सकते हो कि कितना यहाँ पर आपके पास टॉर्क होगा। हम लोग जानते हैं T इक्वल होता है P इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन, ये होता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो P है आपके पास 30 किलो वाट्स है, तो इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन जो है दैट इज 700, ठीक है। इतना आप लोगों को दे रखा है पावर वगैरह। सो 30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 2 पाई इंटू एन दैट इज 700। तो यहाँ टॉर्क आ रहा है आपके पास 409.255, ये न्यूटन मीटर में आया ना, क्योंकि मैंने इसको वाट को किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दिया था, न्यूटन मीटर में आया। टॉर्क आ गया है ना। लेंथ दिया हुआ है हम लोगों को, लेंथ कितना दे रखा है भाई हम लोगों को, लेंथ हम लोग को दे रखा है 1 मीटर लेंथ, जी भी दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। बस अब हम लोगों को इक्वेशन वाला जो है डिजाइनिंग का जो क्राइटेरिया है इसको सॉल्व करना है। तो आ जाएगा टी एल बाई जी में वैल्यू पुट कर टू टी इंटू दिस दैट इज 409.255 इंटू लेंथ दैट इज 1 मीटर, ओके, बट डिवाइड बाई 80 गीगा पास्कल, तो 80 इंटू 10⁻⁹ कर दिया, ठीक है, 80 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू जे हो जाएगा आपके पास पाई बाई 32 इंटू D1⁻⁴ माइनस D2⁻⁴, सो 0.7⁻⁴, ओके। तो हो जाएगा सीधा 0.2401 इंटू D1⁻⁴, ठीक है। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कितना, पाई बाई 180, ये होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। अब हम लोग क्रिटिकल कंडीशन यानी कि लिमिटिंग केस को सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी हटा के इक्वल टू लगा देते हैं और डायमीटर की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा 409.255 इंटू 1 अपॉन 80 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू पाई बाई 32 इंटू D⁻⁴ माइनस 0.2401 D1⁻⁴ इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो डायमीटर है इसका जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो आप लोग, मैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कीजिएगा, है ना। आप लोग वर्चुअल कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कीजिएगा और थोड़ा सा आप इसको मतलब चीज़ें कॉमन एक्सेट्रा निकाल करके थोड़ा सा इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से अगर D1⁻⁴ निकाल दूँ, है ना, D1⁻⁴ यहाँ से निकाल दूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है, मेरा जो आंसर आ रहा है D1 इज इक्वल टू आ रहा है 0.0445, है ना, ये मीटर्स में है, ठीक है। मुझे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा आंसर जो है में आ जाए, तो ये आ जाएगा 44.521 mm, ठीक है। तो इतना मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये एक यस 44 यस, तो ये इतना आ रहा है मेरा आंसर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, 44.521। सो दिस इज द आंसर फॉर द आउटसाइड डायमीटर, क्लियर है, ये इतना आंसर आ रहा है। अगर किसी और का कोई और आंसर आ रहा है कैलकुलेशन वगैरह के थ्रू तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है द मेथड इज करेक्ट, ओके, T इंटू एल बाई जी जे मैंने किया है और ये आंसर मेरे पास आ रहा है। अगर आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर होगा, इतने mm में आंसर आ रहा है, हमको mm में ही पूछा है ना। आगे बात कर रहा है अगेन क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, ओके, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है हॉलो शाफ्ट डायमीटर जो है, आउटर डायमीटर लिखा हुआ है उसका DO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DI, ठीक है। और नीड्स टू ट्रांसमिट पावर दिया, आरपीएम दे, द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज दिस। आप लोगों को बताना है कि आउटर डायमीटर क्या होगा। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास। सो जो टाउ परमिसिबल है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। टाउ परमिसिबल हमको दे रखा है 30 मेगापास्कल दे रखा है, ठीक है। और पावर आप लोग को 20 किलोवाट दे रखी है, तो मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ यहाँ से P इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई n करके सीधा पावर से यहाँ पर मैं पावर और स्पीड के हेल्प से टॉर्क निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसमें आ जाएगा P आपके पास 20 किलोवाट है, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई n कितना दे रखा है, किसी स्पीड पे ट्रांसफर कर रहा है भाई, 3000 आरपीएम पे ट्रांसफर कर रहा है। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को
जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वो दे रखा है, और हॉलो शाफ्ट है, तो हॉलो शाफ्ट के लिए हम जानते हैं जो टाउ मैक्सिमम होता है दैट इज 16t इंटू d1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू t1 रेज़ टू पावर 4 माइनस d2 रेज़ टू पावर 4 होता है, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ परमिसिबल। इस इनइक्वालिटी को हटाएंगे लिमिटिंग केस के लिए और इक्वल टू लगाएंगे। टाउ परमिसिबल पता है, सारी चीजें पता है हमको, t1 यहाँ से आ गया, हमको जो आउटर डायमीटर है वो मिल जाएगा। ठीक है, जो आउटर डायमीटर है dio, dio यहाँ पर स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल किया है तो मैं वैसा ही जैसा रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन है वैसा कर देता हूँ, जाएगा dio ओके बाई पाई ओके इंटू dio रेज़ टू पावर 4 माइनस di रेज़ टू पावर 4। ये dio di में रिलेशनशिप दे रखा है, आप लोग सिंपली यहाँ से सॉल्व करो। और आउटर डायमीटर जो आपको है, आपको पूछा है dio कितना है, तो यहाँ dio कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपका क्या आया। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आप लोगों का जो अगला चैप्टर आएगा इसके बाद, दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 58, 59, ये सब कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के पार्ट में रहेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 60 जो है दैट कैन बी टेकन इन दिस पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस इट्स इनर डायमीटर। तो जो आउटसाइड डायमीटर है इसका d1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ d2। ठीक है, द रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटीज the ratio of torque carrying capacity to that of a solid shaft of same material and same outside diameter is। तो आपका जो आउटसाइड डायमीटर है दोनों का, हॉलो का और सॉलिड का, वो सेम है। तो सॉलिड का जो डायमीटर है d दैट इज इक्वल टू d1। आपको बताना है कि टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो क्या होने वाला है। ठीक है, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का क्या होने वाला है फॉर सेम मटेरियल। तो अगर मटेरियल सेम है बेटा तो दोनों में परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो, दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि जो टाउ परमिसिबल है ओके, हॉलो का और सॉलिड का क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, दोनों का सेम रहने वाला है। आउटर डायमीटर दोनों का डिफरेंट रहने वाला है, दोनों का आउटर डायमीटर डिफरेंट रहने वाला है। क्लियर बात है। और हम लोगों को उस कंडीशन में क्या जानना है, उस कंडीशन में हम लोगों को जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी है, कितना मैक्सिमम टॉर्क है, उसका वैल्यू हमको जानना है। तो हम जानते हैं जो टाउ होता है दैट इज टी बाई जेड पी। ध्यान से समझना, टी बाई जेड पी होगा आपके पास। ठीक है, टी बाई जेड पी होगा, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है डिस्कशन वाले पार्ट में, थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर मैं टाउ परमिसिबल की बात करूं हॉलो की, ठीक है, सो दिस वैल्यू ऑफ हॉलो। ठीक है, देन सेम ऐसी बात करूं टाउ परमिसिबल फॉर सॉलिड, सो टी बाई जेड पी। ओके, टी बाई जेड पी ऑफ सॉलिड। सो एज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस दोनों के बराबर है ना। हम लोग जानते हैं जो आप लोगों के पास टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो मैक्सिमम यहाँ पे टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी में निकालूंगा तो क्या आएगा, जो टाउ टी परमिसिबल आएगा, या फिर टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, इसको आप TCC भी बोल सकते हो, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी या T मैक्स वॉट एवर। सो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। आपके पास एक पर्टिकुलर, मैंने इस चीज़ में बात की आपसे पहले भी, आपके पास एक पर्टिकुलर शाफ्ट है, उसका पर्टिकुलर डायमेंशन है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ZP है, मटेरियल है उसका कुछ, तो उस मटेरियल के करस्पॉन्डिंग उसमें परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना शियर स्ट्रेस उसका परमिसिबल है, तो इतना वो सह सकता है, इतना शियर स्ट्रेस वो सह सकता है, इससे ज़्यादा में वो एज पर डिज़ाइन क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। और ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, जो आपने चूज किया है उसके हिसाब से ZP आ जाएगा। तो ये उसके क्रॉस से उसके डायमेंशंस और उसके मटेरियल, ये मटेरियल की बात कर दिया मैंने और ये बात कर दी डायमेंशंस की, दोनों से मिलकर के मुझे पता चल जाएगा कि वो कितना टॉर्क झेल सकता है। दिस इज T मैक्स और यू कैन कॉल इट टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी और वट एवर, और T परमिसिबल टॉर्क वट एवर, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में क्या। तो T परमिसिबल अगर मैं निकालूं जैसे कि हॉलो का, तो जाएगा टाउ परमिसिबल इंटू ZP ऑफ हॉलो। सेम वैसे ही अगर मैं निकालूं T परमिसिबल ऑफ सॉलिड, मटेरियल दोनों का सेम है, तो टाउ परमिसिबल यहाँ भी आएगा इंटू ZP ऑफ सॉलिड, ऐसा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो किसका पूछा आपको रेशो, किसका पूछा है, द रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड दैट ऑफ सॉलिड, है ना। और आपके पास हॉलो का जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी वो पूछा, तो जैसे पूछा TH ओके बाई TS, इस तरह से मैं बोल दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास ZP ऑफ हॉलो डिवाइड बाई ZP ऑफ सॉलिड। ठीक है,
सो द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हॉलो शाफ्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द इनसाइड डायमीटर, ये हम लोगों को दे रखा है, तो हम लोग वहाँ से ZP उस डेटा से हम लोग निकाल लेंगे। और हमको ये भी बोला है कि जो आउटसाइड डायमीटर है वो दोनों का सेम है, तो रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू दैट ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, तो इसका जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी हॉलो शाफ्ट का उसका रेशियो निकालना है विद सॉलिड शाफ्ट, तो TH/TS हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग पास, जैसे Z की बात करें है ना, तो Z की बात करें तो ZP जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ZP क्या हो जाएगा आपका J/R, J/R ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ऑफ हॉलो, तो ये हो जाएगा आपके पास π/32 इंटू D1⁻⁴ माइनस D2⁻⁴ अपॉन R हो जाएगा आपके पास D1/2, यहाँ से ये कट गया आप लोगों का, है ना, यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा, सो दिस विल बी 6, दिस इज π/16 इंटू D1⁻⁴ माइनस D2⁻⁴/D1, ठीक है। और ये कहाँ, ये आ जाएगा आपके पास सॉलिड के लिए π/32 इंटू D⁻⁴ डिवाइडेड बाई D/2, ये हो जाएगा आपके पास सेम, इसी फॉर्मूले से मैंने सॉलिड्स का निकाल लिया है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका पास π/16, ओके, और यहाँ से D से ये कैंसिल D3, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो सॉलिड का आ गया या हॉलो का आ गया, आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो जाएगा π/16 इंटू D1⁻⁴ माइनस D2⁻⁴ बाई D1, ओके, अपॉन π/16 इंटू D3, है ना, ये हो गया आपके पास। नाउ यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा कैंसिल है, ठीक है। नाउ जो D1 जो है दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ D2, तो ये कितना हो जाएगा, D2 जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ D1, तो ये हो जाएगा आपके पास D1⁻⁴ बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा माइनस -0.5⁴ अपॉन यहाँ कितना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू D3, ओके, दिस इज इक्वल टू D3, क्लियर है। नाउ यहाँ से D1 एक मिस हो गया था, मैं इसे D1 लिख देता हूँ, ये हो गया आपके पास, तो यहाँ से आपने लिख दिया D1⁻⁴ बाहर, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैंने क्या लिखा 0.5 टाइम्स ऑफ D1, तो 0.5⁴ बचेगा डिवाइडेड बाई D1 ये वाला, ओके, अपॉन D3 ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ठीक है, और ये दोनों बराबर है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो सीधा आ जाएगा आपके पास जो रेशियो है TH/TS का दैट इज 1 माइनस 0.5⁴ आपके पास आ रहा है, 1 माइनस 0.5⁴, सीधा मैं कैल्सी में डाल देता हूँ पे बिना किसी एरर के, क्योंकि 0.5⁴, तो यहाँ से 15/16 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर A, 15/16 ये आप लोग का डायरेक्ट आंसर, ठीक है, 15/16 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। बस 61 बोल रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 hollow bars made of same material, okay, are concentric circle as shown in the figure, ठीक है, इस तरह से बोल के रखा है। It is given that R3 is greater than R1, okay, R3 is greater than R1 and R2 is greater than R4. The area of cross section are same. J1 and J2 are the torsional rigidities, okay, वो यहाँ पर G1 J1 वगैरह होगा, ठीक है। सो सीधा J1 और J2 जो है टॉर्शनल रिजिडिटी है ऑफ द बार, तो रेशियो ऑफ J2/J1 क्या होगा ये आप लोगों को बोला है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो दोनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है। यहाँ पर नाउ को एक हॉलो ट्यूब दे रखी इस तरह से, ओके, इस तरह से, है ना। इसका जो आप लोगों को रेडियस दे रखा है, इसका जो आप लोगों को रेडियस दे रखा है ओके, इसका जो रेडियस दे रखा है आप लोगों को, दिस इज R1 inner radius and this is R2 which is outer radius, okay। देन आप लोगों को ये दे रखा है, ठीक है, ये एक सेकंड वाला दे रखा है, इसमें आपका R4 जो है आपके पास दैट इज योर आउटर रेडियस एंड R3 जो है आपके पास दैट इज इनर रेडियस। अब जो डेटा दे रखा है, ठीक है, वो ये बोल रहा है, देखो जो इसका आउटर रेडियस है विच इज R4, है ना, R4 जो है दैट इज ग्रेटर देन R2। उसके बाद बोल रखा है कि जो R3 है
R3 जो है, ठीक है, R3 जो है दैट इज ग्रेटर देन R1। तो दोनों का जो इनर रेडियसेस हैं, दोनों के जो इनर रेडियसेस है दे आर ग्रेटर देन ईच अदर। ये वाला जैसे आउटर रेडियस है इसका, तो ये R2 से बड़ा है, ये इसका इनर रेडियस है तो ये इसके इनर रेडियस से बड़ा है। तो सारे जो रेडियसेस हैं इस वाले के लिए बड़े हैं, इस वाले के लिए छोटे हैं। बट बोल रखा है एक चीज़ यहाँ पर, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है। J1 J2 जो है वो आपके फर्स्ट के और इस सेकंड के जो टॉर्शनल रिजिडिटीज़ हैं उसकी वैल्यूज़ हैं, तो हम लोगों को J2/J1 हम लोगों को बताना है। तो एज हम लोगों को एरिया यहाँ पर बेटा सेम बोल दिया है, ठीक है, एरिया यहाँ पर हम लोगों को सेम बोल रखा है। तो इस कंडीशन में इसका जो एरिया होगा दिस इज पाई, ओके, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपके पास पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, ये आपके पास इस वाले का एरिया हो जाएगा। तो अब ये दोनों के जो एरियाज हैं बराबर हैं, तो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको निकल करके आ रहा है दैट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। नाउ जो दोनों के टॉर्शनल रिजिडिटीज की वैल्यूज हैं वो दोनों की बराबर हैं, दोनों की जो वैल्यूज है बराबर हैं। तो टॉर्शनल रिजिडिटी जो दे रखा है फर्स्ट वाले का वो हो जाएगा आपका G इंटू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपके पास पाई बाई टू R2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस R1 रेस्ट टू पावर 4। सेम वैसे ही सेकंड का जो टॉर्शनल रिजिडिटी है वो जाएगा आपका G इंटू पोलर मॉडुलस G इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो पाई बाई टू ये हो जाएगा R4 रेस्ट टू पावर 4 माइनस R3 रेस्ट टू पावर 4। तो हम लोगों को निकालना है J2/J1। तो G यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो पाई बाई टू भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास निकल करके आएगा R4 रेस्ट टू पावर 4 माइनस R3 रेस्ट टू पावर 4 अपॉन दिस दैट इज R2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस माइनस R1 रेस्ट टू पावर 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे अपन इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो जाएगा R4 रेस्ट टू पावर 2 माइनस माइनस R3 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई R4 रेस्ट टू पावर 2 प्लस R3 रेस्ट टू पावर 2। इस तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको मैंने कर दिया। सेम वैसे इसको कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास R2 रेस्ट टू पावर 2 माइनस R1 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई R2 रेस्ट टू पावर 2 प्लस R1 रेस्ट टू पावर 2, ये हो गया आपके पास। नाउ ये जो टर्म है ये वाला टर्म, अब अगर प्रीवियस इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 हमारा, ठीक है, तो ये जो टर्म है और ये वाला टर्म जो है दोनों इक्वल है। तो ये दोनों टर्म्स है इक्वल है, कैंसल आउट हो जाएंगे इक्वेशन से, ठीक है। तो और ये आपके पास आ जाएगा दैट J2/J1 इज इक्वल टू ओके R4 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। और ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो ये कहता है कि भाई जो R4 है वो आपके पास R2 से बड़ा है, जो R4 है वो R2 से बड़ा है, और जो R3 है वो R1 से बड़ा है ना। ये हमारे पास रिलेशनशिप्स दे रखी हैं हम लोगों को, R4 R2 से बड़ा है और R3 R1 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरा टर्म है दिस एंटायर टर्म इज ग्रेटर देन 1, सो दैट इज वाई आपका जो J2/J1 है दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये पूरा टर्म जो है वो 1 से बड़ा है, सो J2/J1 जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, सो दिस इज योर आंसर। तो यहां से बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो आई होप आप लोगों ने पूरा जो सेशन है वो अच्छे से एंजॉय किया होगा और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो कवर हुए होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक प्रॉपरली हम लोग टॉर्शन के केस में कैसे स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ कर सकते हैं, प्योर टॉर्शन के केस का मोहर सर्कल कैसा बनेगा, ठीक है, कैसे हम देख करके बता सकते हैं कि क्लॉकवाइज अगर टॉर्क लग रहा है तो उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा दिखेगा। दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट
सेशन जिसमें हम लोग कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग को परेशान नहीं होना है, अभी मुझे जितना सफिशिएंट लगा टॉर्शन के बारे में मैंने आपको बताया है, आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी में टॉर्शन को आगे लेकर के चलेंगे, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको शेयर सेंटर भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।